आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 12वीं आरो भाग 2 का अगला अध्याय जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाग 1 और इसी का दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये आज हमारा अध्याय रहेगा और इस अध्याय के जो लेखक हैं सुप्रसिद्ध लेखक, सुप्रसिद्ध चिंतक, समाजवादी, अर्थशास्त्री, विधिवेता, समाज मीमांसक, एक बड़े चिंतक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पाठ के लेखक हैं। और विधा निबंध है, निबंध विधा के अंतर्गत ये पाठ लिखा गया है। तो हम पाठ पर चर्चा करने से पहले सुप्रसिद्ध लेखक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से संबंध रखने वाले महान लेखक रहे हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक कस्बा में हुआ। और वह जो भारत का जो दौर था वो एक तरफ हम विदेशियों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजियत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ भारत में एक प्रकार से अस्पृश्यता, जाति प्रथा का जो कलंक था वो मुंह बाए खड़ा था। और उसको स्वयं डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने बचपन में, किशोरावस्था में, पढ़ाई के दिनों में उस दंश को झेला, जाति प्रथा को स्वयं देखा और आगे चल करके उस संघर्ष को से उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया देश और विदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आरंभिक शिक्षा है वो भारत में ही होती है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस जमाने के जो नरेश थे, बड़ौदा नरेश के सहायता से सबसे पहले न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां से अर्थशास्त्र में वो पीएचडी करते हैं, कानून के डिग्री लेकर के आते हैं और इस प्रकार से देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भिन्न भिन्न विधाओं में पारंगत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। वो भारत में आते हैं और भारत में जहां अस्पृश्यता, जाति प्रथा से लड़ते हैं, वहीं असमानता के खिलाफ उनकी जंग जारी रहती है। और उसके साथ साथ उन्होंने अनेक रचनाएं हैं वो दी। उन रचनाओं की हम बात करें तो उन्होंने उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें द कास्ट्स इन इंडिया इंग्लिश में उन्होंने लिखी है, ये द हु आर द शूद्राज, शूद्र कौन है, इसमें उन्होंने लिखा बुद्ध एंड हिज धम्मा, महात्मा बुद्ध के विचार है। धम्म उनका जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में उन्होंने लिखा। मूक नायक, ये उनका एक प्रकार से भाषण है, उसी को एक ट्रांसलेट करके एक रचना के रूप में उनको तैयार किया गया है। बहिष्कृत भारत उनकी एक रचना है, जनता उनकी एक रचना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पूरा वाङ्मय है, उनकी जितनी रचनाएं हैं, उनके जो स्पीच है, भाषण है, जो निबंध हैं, जो विचार हैं, उस सभी को एक संग्रह के रूप में देखें तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, जो कि भिन्न भिन्न 21 भागों में विभाजित है, संपूर्ण वाङ्मय, उनकी सारी रचनाएं, उनके जो विचार हैं, संघर्ष की कहानी है। हम बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से उनका अध्ययन कर सकते हैं। लगातार संघर्ष करते हैं जाति प्रथा से, असमानता से, और इस संघर्ष के द्वारा उनके जो विचार हैं रचनाओं के माध्यम से आते हैं, अंत तक लड़ाई लड़ते हैं। और उसमें उनका जो बड़ी जो भूमिका है वो संविधान बनाने में है। उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको जो पूरा तैयार करने में है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और भिन्न भिन्न देशों के जो सुंदर, जो अच्छी जो बातें थी, जो भारत के अनुकूल थी, उसका एक सुंदर सी रचना तैयार करते हैं। और वह जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार होता है। उसका पूरी जो हमारी समिति है उसको तो जाता ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मुख्य भूमिका है वो भूमिका पूरे देश और विदेश में जानी जाती है। उसके लिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक विशेष पहचान है और उसी के चलते भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया, उनको इस भारत रत्न से सुशोभित किया। लेकिन इस प्रकार से उनका संघर्ष जारी रहता है। शिक्षा के रूप में एक शिक्षाविद दिखाई देते हैं, समाज के रूप में एक समान मीमांसक दिखाई देते हैं, कानून वेता के रूप में दिखाई देते हैं, विधि वेता के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थशास्त्री के रूप में दिखाई देते हैं, एक दार्शनिक के रूप में वो दिखाई जाते हैं, एक चिंतक के रूप में दिखाई देते हैं। विभिन्न विधाओं से अपने आप को पारंगत करने वाला केवल भारत का ही नहीं, दुनिया के बहुत से कम विरले ही इस प्रकार के महापुरुष पैदा होते हैं जो भिन्न भिन्न विधाओं में अपने को कुशल बनाते हैं, पारंगत करते हैं। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब देखा कि जो जातीय व्यवस्था है भारत की, वह भारत के माथे पर कलंक है और वो किसी प्रकार से उसका उन्मूलन नहीं हो रहा है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो तथाकथित जो धार्मिक गुरु है, जो वंचित लोग हैं, उनको धर्म के नाम पर उनको बांटने का काम कर रहे हैं या उन पर शोषण कर रहे हैं, तब जाकर के 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख वंचित लोगों के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी हैं वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से संघर्ष करते हुए 6 दिसंबर 1956 को इस महान समाज सुधारक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्माण हो जाता है। इस संसार से वो रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं आज भी अमर हैं। गरीबों के मसीहा के रूप में, भारत रत्न के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में, एक बड़े चिंतक के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में, भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया उनको जानती है। आइए हम चर्चा करते हैं उनके द्वारा जो रचना है, उनके द्वारा जो निबंध जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उसके शीर्षक पर हम चर्चा कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया अपने बचपन के दिनों में, अपने लेखन के दिनों में, उसी का एक प्रारूप है, उसी की जो गंध है इस पाठ में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम क्या, जो हम काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं, खेती का कार्य है, मजदूरी का कार्य है, या कि भिन्न भिन्न प्रकार के कल कारखानों में काम करने का है, या हमारे जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, या हमारे परंपरागत कार्य हैं, कोई भी दस्तकारी है, ये सारे के सारे मिलकर के श्रम कहलाते हैं, कार्य कहलाते हैं, पैसे कहलाते हैं, या यूं कहें कि आजीविका प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम श्रम के नाम से जानते हैं। और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, कि जैसा जिसमें कुशलता है, निपुणता है, पारंगत है, या यूं कहें कि जो जिस काम को जानकार है, जिसकी जिसमें रुचि है, वह काम करे, उसको श्रम विभाजन के रूप में जाना जाता है। यहां तक ठीक है, लेकिन आगे क्या है, जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों का समायोजित करना ये तर्क संगत नहीं है। ये लेखक का मानना है कि अनुचित है, मनुष्य के साथ ये एक प्रकार से धोखा है। मनुष्य की जो योग्यता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसकी जो रुचि है, उसके साथ एक प्रकार से उसका हनन हो रहा है, उसके पास जबरदस्ती है वो कार्य थोप दिया जाता है, ऐसा लेखक का मानना है। और इसके साथ वो कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के साथ कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है, श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन है, ये अनुचित है, ये मनुष्य के साथ नहीं होना चाहिए। उससे श्रम अर्थात पैसे का, आजीविका उसकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। वो जब चाहे अपना जो पैसा है, अपना जो कार्य है, उसको बदल सके और अपनी रुचि का कार्य कर सके। लेकिन जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, वो एक वर्ग विशेष के ऊपर, एक जाति विशेष के ऊपर उसका श्रम है, उसका कार्य है, उसका पैसा है, थोप दिया जाता है, और एक परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वह उसी कार्य को करता रहता है। परिणाम स्वरूप उसकी जो योग्यता है, उसकी जो प्रतिभा है, वह दफन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और उसकी रुचि है
बिना रुचि का कार्य उसे मन महसूस करके, मन मार करके, टाल मटोल करने के कारण करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप एक योग्यता दफन हो जाती है, रुखसत हो जाती है, उसके साथ अन्याय हो जाता है। इस प्रकार की बात लेखक वो करना चाहते हैं। लेखक अपनी बात शुरू कहां से करते हैं कि श्रम विभाजन। ये स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य है उसका डिवीजन होता है, बंटवारा होता है कि आपने ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। उसी डिवीजन के आधार पर, उसी बंटवारे के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग बनते हैं और उससे क्या है कि एक कार्य का एक व्यवस्था बनता है, एक सिस्टम बनता है जो हमारी प्रगति का आधार होता है। यहां तक सही है, उचित बात है। लेकिन श्रम के साथ जो बंटवारा किया जाता है उसमें श्रमिक का भी बंटवारा कर दिया जाता है। श्रम और श्रमिक का बंटवारा ये अनुचित है। कैसे है प्रिय विद्यार्थियों की एक कार्य है, एक श्रम पेशा है, आजीविका है, उसमें श्रमिक का बंटवारा करना गलत है। जो कार्य है, जो पेशा है, जो आजीविका है, जिसकी जैसी रुचि है वो करे, यहां तक सही है। लेकिन जबरदस्ती जाति प्रथा के कारण उसके ऊपर थोप दिया जाए कि आप इस जाति से संबंधित हैं तो आपको यही श्रम करना पड़ेगा, यही कार्य करना पड़ेगा, यहाँ बात टकराव के साथ आ जाती है। यहाँ मनुष्य की जो मानवता है उसका हनन होता है। लेखक के अनुसार यह नहीं होना चाहिए और ये भारत में हो रहा है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से काम दे दिया जाता है कि ये सफाई का कार्य है, ये विशेष वर्ग ही इस कार्य को करेगा, ये इस प्रकार से लोहे का कार्य है, एक विशेष वर्ग के लोग ही करेंगे। ये इस प्रकार का कर्मकांड का जो कार्य है एक विशेष समाज के लोगों को उसको ठेका दे दिया जाता है, चाहे उसमें उसकी रुचि है या नहीं है, उसको वही पीढ़ी दर पीढ़ी करना पड़ेगा। लेखक का यही मतभेद पैदा होता है और उनके मतभेद का जो मुख्य कारण है, जो लेखक अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि कोई भी श्रम है, कोई भी कार्य है, कोई भी आजीविका है, उसका डिवीजन हो, विभाग हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको एक जाति से जोड़ देना, उसकी योग्यता के ऊपर, उसकी कुशलता के ऊपर, उसकी रुचि के आगे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उदाहरण के रूप में यदि आप कर्मकांड के बारे में जानते हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन आपने किसी विशेष जाति में जन्म ले रखा है तो जाति का जो कार्य है वो सफाई का कार्य है या दूसरे प्रकार के लोहे आदि का कार्य है या कृषि आदि का कार्य है, तो उसको वही करना पड़ेगा। वह कानून की पढ़ाई नहीं कर पाएगा या और दूसरे प्रकार की जो उसकी योग्यता है उस योग्यता का अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा। लेखक यही कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ लेखक कहता है कि जो व्यक्ति विशेष है, जो उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता और रुचि को यहाँ पर दफन कर दिया जाता है, उसको पूछा नहीं जाता और उसे अपनी जाति विशेष में जन्म लेने के कारण अरुचि का, जिसमें उसकी योग्यता भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, कोई विशेष प्रकार के उसको कुशलता नहीं है, स्किल नहीं है, उसके बावजूद भी उसको जो कार्य दे दिया जाता है, श्रम दे दिया जाता है, वही करना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारत में एक बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको जाति के अनुसार कार्य मिलेगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसे तो एक तो अरुचिकर है, दूसरा कार्य कर नहीं सकता। तो इसलिए ये बेरोजगारी का भी मुख्य कारण है श्रम विभाजन और श्रम विभाजन को जाति के साथ जोड़ देना। इससे बेरोजगारी है, बढ़ती है, अरुचि का कार्य मन मार के है, व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को, जाति विशेष को करना पड़ता है। दूसरा है कि भूखों मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि जो कार्य वो कर रहा है उसमें रोजगार नहीं है, उसको आजीविका नहीं है, दूसरा वह कर नहीं सकता,
तो ये भूखों मरने की नौबत है। आज भारत में कितना बड़ा कुटीर उद्योग था, लघु उद्योग था, एक जमाना था वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अगर हम 50 साल पहले आजादी के समय में जाएं या उससे पहले हम जाएं तो वस्तु विनिमय होता था कि वस्तुओं का किसान वो अनाज दे देता था और दूसरे वर्ग के लोग थे, किसान के लिए जूती बना देते थे, उसके सेविंग कर देते थे या उसके कपड़े वस्त्र आदि बना देते थे। लोहार है उसके लिए दूसरे प्रकार के जो दस्तकारी के जो औजार हैं वो तैयार कर देते थे। तो एक दूसरे का सहयोग होता था, वस्तु विनिमय वार्टर सिस्टम होता था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो जो टेक्निक आती है तो वो लघु उद्योग है, परंपरागत दस्तकारी है, समाप्त हो गई है। लेकिन जाति प्रथा उसे वही काम करने के लिए मजबूर कर रही है। लेखक को यही इसी बात के लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि श्रम विभाजन के साथ जाति प्रथा को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती है और साथ में योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता। यहाँ लेखक है इसलिए इस बात में उन्होंने रखा है। तो होना क्या चाहिए? लेखक का ये मानना है कि एक जो लेखक की जो कल्पना है कि एक समतावादी समाज होना चाहिए, अर्थात उसको मजबूर नहीं किया जाए कि आपने इस समाज में जन्म लिया है। और उस एक और बात कहते हैं कि उसे श्रम विभाजन के कारण किसी वर्ग को निम्न मान लिया जाता है और इसे श्रम विभाजन के कारण किसी समाज को उच्च मान लिया जाता है, जबकि कार्य सब समान है। लेकिन जो समाज के जो तथा कथित जो ठेकेदार हैं वो एक समाज विशेष को उच्च मान लेते हैं और एक समाज विशेष को उसके श्रम के कारण, उसके पैसे के कारण, उसके कार्य के कारण उसको निम्न मान लेते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, न्याय संगत नहीं है। यहाँ लेखक अपनी इस निबंध के माध्यम से उसका जोरदार विरोध करते हैं और इसको दूर करने के लिए अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता का हनन हो रहा है और ये मानवता के लिए घातक है। और दूसरा, समाज में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो लेखक कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, और लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का जो आदर्श समाज है वो समतावादी है। उसमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और उस व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। चाहे वह किसान परिवार में किसान जाति से संबंध रखने वाला है तो जरूरी नहीं है कि उसे कृषि कार्य करना पड़े। वो कानून का जानकार है तो कानून के क्षेत्र में उसको जाने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। तथाकथित निम्न समाज में है और उसको पूजा पद्धति का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, उसे दर्शन का ज्ञान है, तो उसको दर्शन के क्षेत्र में जाना चाहिए। उसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उसे उसकी योग्यता का कार्य करने देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, दूसरा भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी, तीसरा समाज में जो तथाकथित जो वर्ग बना दिए गए हैं वो जाति वर्ग का है, वो जाति का वर्ग है या विशेष या उच्च या निम्न की जो भावना है उसका उन्मूलन हो जाएगा। लेखक का ये मानना है। आगे वो कहते हैं कि जो समतावादी जो समाज है उसमें भी तरह तरह के प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले समता जो शब्द है उसका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसका प्रयोग किया जाता है और उस समता शब्द के ऊपर विरोध भी होता है और समर्थन भी होता है। कुछ चिंतकों का, लेखकों का, विश्लेषकों का ये मानना है कि समता है वह उचित नहीं है, एक जैसा समाज कभी बन नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही वह भिन्न भिन्न रुचि से भिन्न भिन्न समाज में, भिन्न भिन्न प्राकृतिक क्षेत्र में उसका जन्म होता है। तो समतावादी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ही अपनी तरफ से सबके अंदर एक भिन्नता देती है, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, सब में भिन्नता है। तो हम समतावादी समाज की कल्पना नहीं कर सकते, कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन लेखक का ये मानना है कि ठीक है कि प्रकृति के अनुसार एक जैसे नहीं है, सबकी अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी रुचियां हैं, लेकिन जन्म के आधार पर, जन्म लेना किसी के
बस की बात नहीं है। किसी का किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में जन्म हो सकता है, तो वो उसके परिवार की प्रतिष्ठा को उसके साथ न जोड़ा जाए कि एक राजा के घर में जन्म लेने वाला है वो जरूरी थोड़ी है कि उसी राजा जैसी उसमें योग्यता हो, और एक गरीब परिवार में, एक वंचित परिवार में जन्म लेने वाला जरूरी नहीं है कि वह कोई सामान्य काम करे, वह भी विशेष कार्य कर सकता है या अपनी योग्यता के आधार पर वह कुशल हो सकता है, किसी भी कार्य का विशेषज्ञ हो सकता है, वह भी अपने तरीके से किसी बड़े पद पर, बड़े ओहदे पर जा सकता है। इसलिए यहाँ ठीक है कि जन्म का आधार है वो एक जैसा नहीं हो सकता। माता पिता का जो हम उसका चुनाव नहीं कर सकते। प्रकृति, कुदरत, नेचर हमें जो देती है उसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आदमी प्रयत्न तो कर सकता है, ज्ञानार्जित तो कर सकता है। अपने प्रयत्न के आधार पर वह कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी पद पर जा सकता है, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा या घटा सकता है। उसको ये समानता होनी चाहिए। संक्षेप में लेखक ये कहना चाहते हैं कि अवसर की समानता हर किसी को मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। उसको एक श्रम विभाजन और जाति के आधार पर उसके उस अवसर का हनन कर दिया जाता है तो ये गलत है। तो लेखक का ये मानना है कि उसको अवसर की समानता देनी चाहिए, उसे प्रयत्न करना चाहिए, उसकी जैसी रुचि है उस रुचि जैसा कार्य करने का उसे अवसर देना चाहिए, ये लेखक का मानना है। साथ में इससे क्या होगा कि समाज में जो जाति प्रथा है, वर्ग विशेष है, वर्ण विशेष है, वो सारे के सारे हट जाएंगे। उससे समाज है प्रगति के पथ पर जाएगा। लोगों में एक भाईचारा, समता मूलक समाज है वो बनेगा। और यही कवि लेखक का आदर्श जो कल्पना का समाज है उसमें जो समतावादी समाज है। हालांकि समता है एक और कल्पना है और इसमें सारे समाज को एक जैसा लाना असंभव सा लगता है, लेकिन श्रम जो है, पेशा है, उसको अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार चयन करना, चुनाव करना, ये अगर अवसर दे दिया जाता है तो समाज में एक सौहार्द का वातावरण होगा, एक समतावादी समाज की नींव वहां से रखी जा सकती है। तो लेखक लगातार इसके ऊपर कार्य करता है और उनका जो पूरा का पूरा जो साहित्य है, रचनाएं हैं, उन रचनाओं में ये चीजें हैं व्यवहारिक रूप से बोलती हैं। और इसी के ऊपर पूरा देश में नहीं विदेश में उन्होंने बड़े बड़े जो गोलमेल सम्मेलन हुए हैं उनमें उन्होंने बात रखी है। बड़े बड़े सम्मेलनों में बड़े बड़े भाषणों के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार के समाज के एक समतावादी समाज बनाने के लिए संघर्ष किया और उसमें वो कामयाब भी हुए। उनका यही है जो उनका जो संदेश है कि हर किसी के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसे अवसर की समानता देनी चाहिए। और उनके द्वारा जो रचित संविधान है वो संविधान भी हर किसी को यही कहता है कि सबके साथ समानता पूर्वक, सहृदयता पूर्वक, न्याय पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। किसी के साथ किसी भी प्रकार का वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, श्रम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये निबंध आपको अवश्य ही समझ में आया होगा और हम सब मिलकर के एक सुंदर समाज की रचना करें। लेखक की इसी प्रकार की अभिलाषा है कि किसी के साथ भी कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे की बात ही नहीं है, इसमें संपूर्ण समाज है। स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसमें शामिल हो गए हैं। लेखक सभी के समानता और सभी के अवसर की बात करता है। इस बात को प्रिय विद्यार्थियों आपको समझना चाहिए। तो ये पाठ आपको कैसा लगा? आपको अवश्य ही समझ में आया होगा और हम एक सुंदर समाज की रचना करें, लेखक की ऐसी अभिलाषा है। तो इसके जो प्रश्नोत्तर है इसके में आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दूसरी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को भी आप पुस्तकालय से लेकर के पढ़ें। उनके जीवन का जो संघर्ष है उसका अध्ययन करें तो आपके अंदर भी एक विल पावर पैदा होगी, एक इच्छा शक्ति पैदा होगी कि उस जमाने में एक ऐसे महापुरुष ने देश के भिन्न भिन्न
क्षेत्रों में जाकर के समाज के लिए कार्य किया, विदेशों में पढ़ाई की और भिन्न भिन्न विषयों के जो एक्सपर्ट के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये निबंध आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।